করতে শিখলে তাহলে আর ওই স্বাধীনতার কি মানে আছে? আচ্ছা নে স্টার্টেড হয়ে গেছে রেকর্ডিং। বলো। আর রাজনীতি করিস না স্যার। ঠিক আছে। নো মোর পলিটিক্স স্যার। ঠিক আছে, আমি সত্যি কথা বলতে কি পলিটিক্যাল এসব সামাজিক কথা হলে আমিও নিজেকে আটকাতে পারি না, কিন্তু থাক, একদিন সামনাসামনি আসবি সবাই। ঠিক আছে, সরস্বতী পুজোর সময় আমরা বসে খুব জমিয়ে আড্ডা মারি, একদম খুলে আম চর্চা হয়। হ্যাঁ। সেদিনকে কথা হবে। এমনকি টাইমেরও খেয়াল থাকে না, তাই তো তথা। হ্যাঁ স্যার। কখন যে রাত 12টা 1টা বেজে যাচ্ছে, এত আলোচনা চলছে। এসব সরস্বতী পুজোর দিনকে হয়, ওই একটা দিন সবাই আসে, বেশ খুব ভালো একটা পরিবেশ থাকে। যাই হোক চলো। ए गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। स्टॉक मार्केट क्लास है सर, स्टॉक मार्केट में बात करो। ये सब पॉलिटिकल सिस्टम जरूरी है, पॉलिटिक्स के बिना कुछ भी नहीं। बट पॉलिटिक्स के नाम पे जब सोसाइटी में अलग ही चीज देखने को मिलता है, उसको हम लोग इग्नोर करें फिलहाल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट शेयर करता हूँ, चलो। आप लोगों को टेक्निकल पढ़ाना है मुझे, आज आज ट्यूसडे है, तो टेक्निकल एनालिसिस तो मैं स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को देने वाला हूं मैं, जो सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक आप लोगों के पास भी खबर मिल चुका होगा। अगर खबर अभी तक नहीं मिला है सो डोंट वरी, मिल जाएगा खबर, बहुत जल्दी खबर मिलेगा आप लोगों को। सर खबर क्या है? सर खबर ये है। हाँ 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 बोल। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वेरी गुड। अरे सुमित तू तो एकदम अंतर्यामी, सच में दिन ब दिन अंतर्यामी हो रहा है। आप लोगों को खबर है सर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में? ये बताया किसने? गोल्डमैन सैच्स ने रिसर्च किया, उस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, ये करेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से बताया जा रहा है। मतलब करेंटली इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उस हिसाब से। हाँ बोल। টাইমও দিয়ে দিয়েছে 2075 এর हाँ মধ্যে। 2000, हाँ 2075 सर, मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, आप लोग शायद रह जाओ। 2075 में देख के नहीं मरूंगा सर, इच्छा तो है देख के ही मरे, बट सर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं 30+ में हूँ। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि 75 मैंने 100+। एकमात्र कोई हिमालयन योगी हो सकता है जो मोर देन 100 ईयर्स जिंदा रह सकता है। फिर भी चलो, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज में 2075 टाइमलाइन दिया है, बट इसमें एक चीज देखना पड़ेगा सर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, मतलब फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव ऑल्सो समझने का कोशिश करना कि इंडिया टू बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। ये गोल्डमैन सैच जो वर्ल्ड का बहुत ही फेमस एक रिसर्च कंपनी है, मतलब इकोनॉमिस्ट का ग्रुप है, फाइनेंशियल रिसर्च में भी दे आर वेरी पॉपुलर। एक एस्टिमेशन है, इसको पत्थर की लकीर ना समझे। मैं तो कहता हूं सर, मेरा मानना है, आप एक चीज देख लेना, ये 2075 बोला है ना, मैं इसको 25 ईयर्स कम बताता हूँ, 2050 बता रहा हूँ सर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, कि 2075 नहीं, बाय 2050 इंडिया ये अचीव कर सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? सर इसके लिए एक प्रॉपर लीडरशिप जो करेंटली है इंडियन सेंट्रल लेवल में, ऐसा मेरा मानना है। इसी तरह का लीडरशिप अगर रहे जो ग्लोबली इंडिया का नाम ऊंचा करेगा और इंडिया का गुडविल दिन बे दिन बेहतर करेगा, जो करेंटली हो रहा है, पूरा दुनिया इंडिया को रेस्पेक्ट कर रहा है, इंडिया के साथ हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई, ऐसा कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड में, चाहे यूरोपियन वर्ल्ड देख लो, अमेरिकन वर्ल्ड देख लो, चाहे आप इवन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का एक स्पेशल मैटर है सर। साउथ कोरिया इज दी ओनली कंट्री इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक वर्ल्ड जहां पर साउथ कोरिया बहुत ही लोअर लेवल से अपने आप को डेवलप किया है सबसे कम समय में। मैंने एक बहुत ही कम टाइम के अंदर एक कंट्री इतना डेवलप कर सकता है और अपने आप को एक मिडिल क्लास, एक गरीब कंट्री से एक हायर मिडिल क्लास या फिर आप रिच कंट्री में कन्वर्ट कर दिया, ये साउथ कोरिया करके दिखाया। सो इंडिया को तुम एज ए होल देखोगे तो तुमको थोड़ा चिंता होगा, बट अगर एक जोन वाइज इंडिया का डेवलपमेंट देखोगे ना, जैसे मानो साउथ इंडिया एक जोन है, वेस्टर्न पार्ट एक जोन है,
और नॉर्दर्न पार्ट एक जोन है, ईस्टर्न पार्ट एक जोन है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट एक जोन है। अगर जोन वाइज डेवलपमेंट किया जाए ना, तो मेरा मानना है कि जैसे, क्योंकि इंडिया इज अ बिग कंट्री, साउथ। हाँ बोलो सर। টার্গেটিং দেখছিলাম যে আমি ইন্ডিয়া থেকে নেদারল্যান্ডের মধ্যে মনে কোনো রোড তৈরি হচ্ছে, এটা আসাম মণিপুর নাগাল্যান্ড হয়ে যাচ্ছে মেবি, কারণ ওই রোডটা তৈরি করতে চাইছে যেহেতু জাহাজের ইয়েটা খুব কষ্ট বেশি পড়ে যাচ্ছে আমাদের ইস্টের দিক থেকে। यस यस यस। ওই জন্য ওরা চাইছে চীন যাতে খুব পণ্যগুলো না সাপ্লাই করতে পারে, যাতে আমরা রোড দিয়ে পণ্যগুলো সাপ্লাই করতে পারি, সেজন্য আমাদের ভারতকে আরো এগোনো एग्जैक्टली যাবে। सर, इंडिया इंडिया का एक्सपोर्ट अगर डेवलप कर जाए, ठीक है, दो चीज है, एक्सपोर्ट डेवलप करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करना पड़ेगा। मतलब इंडिया का जो इंडस्ट्रियल लेवल है उसमें अब बहुत ग्रोथ है सर, तभी तो गोल्डमैन सैच भी बता रहा है कि তুমি इंडिया এটা জানো কি না? অনলি উত্তরপ্রদেশে 60% প্লাস এক্সপোর্ট হয়েছে, মানে ইনক্রিমেন্ট হয়েছে, ইনক্রিজ করেছে। यूपी यूपी ऐसे ही इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत बड़ा है सर। ऐसे नॉर्मली जो यूपी हम लोग देखते हैं सर, बिग स्टेट, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो देखने को लगता है থাইল্যান্ডেও কি कि হয়েছে। यूपी गरीब है, बट यूपी मैन्युफैक्चरिंग लेवल में इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्रियल जोन। और इसका ग्रोथ होगा करंट, क्योंकि करंटली यूपी एक बहुत ही मतलब क्या बोले, मतलब अनसेल्फिश लोगों के हाथ में, ठीक है, जो सेल्फिश नहीं है, ठीक है। तो जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा, कोई परिवारवाद नहीं है, ठीक है, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो करप्शन का जो बदबू है वो यूपी से गायब हो रहा है। तो ये चीज है सर। तो ये वन ऑफ द रीजन है, क्योंकि यहाँ पर पैसा मिसयूज नहीं हो रहा है करेंटली। তবে প্রবলেম কিছুটা পার্ট নিয়ে, যেমন আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম এই জায়গাগুলো নিয়ে একটু वो প্রচন্ড। ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा सर, थोड़ा समय থাইল্যান্ডেও दो। কি রাস্তাটা मणिपुर का जो इश्यूज है, ये जो डोमेस्टिक एरिया, जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना सर, ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि इट्स अ बिग कंट्री और यहाँ पर ट्राइबल बहुत सारे हैं ना। तो ये थोड़ा सा इश्यूज है, मैं इसमें भी चर्चा नहीं करूंगा, अगेन पॉलिटिकल चर्चा हो जाएगा। पॉपुलेशन সব থেকে বেশি। हाँ सबसे ज्यादा है, 24 करोड़, पाकिस्तान से भी ज्यादा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है, मानी यूपी अकेला पाकिस्तान से भी ज्यादा पॉपुलेशन का लोड लेके रखा है। হ্যালো, हाँ बोल। বলছি আমি পলিটিক্যালি বলিনি, আমি ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বলে সব ना 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 কিছুই। ना, तो ठीक ही बोला है, मतलब मैं पॉलिटिकल बात जो बोला, मतलब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम तो एक, जैसे बांग्लादेश के बीच से अभी हम लोग डायरेक्टली त्रिपुरा कनेक्ट करेंगे, 10 घंटा में त्रिपुरा बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं, ये सब बहुत सारा चीजें हुआ है। बट मैं आपको ओवरऑल बहुत सारा डेवलपमेंट का एरिया है, मैं इस चीज में ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनली इंडिया का जो इमेज है ना, वो काफी चेंज हो गया है। मतलब सीरियसली तुम देखो, पुतिन जो है रशिया, मतलब पुतिन वन ऑफ दी क्या बोलते हैं सर, मतलब ऐसे ऐसे लीडर है सर, नो डाउट, इसको डरता है दुनिया ठीक है, पुतिन को दुनिया डरता है, एक अलग लेवल का रेस्पेक्ट भी है उसका। ये देखना आपको मोदी जी के साथ, आप पुतिन का रिलेशन देखना, ठीक है, हमेशा मोदी मोदी करता रहता है, ऑलवेज, ठीक है। और अमेरिका ऐसे तो थोड़ा मोदी जी को जलता है, बट अमेरिका भी धीरे धीरे, आप देखो रिसेंटली मोदी जी उधर गए थे। तो ये एक चीज अच्छा लग रहा है मुझे कि ये अगर मोदी जी की जगह कोई और भी करता तो भी अच्छा है ना सर। मुझे मोदी जी से लगाव इसीलिए है क्योंकि वो इंडिया को वर्ल्ड लेवल में एक एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, एंड दैट इज द पावर ऑफ लीडरशिप। अगर सिर्फ मोदी जी क्यों, अगर आप इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, जयशंकर जी है ना, उनको सुनना, क्या जवाब देता है इंटरनेशनल फोरम में, सबका मुंह बंद करके रख देता है। सो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा लग रहा है कि इंडिया का ये पॉलिटिकल जो करंट लीडरशिप है सेंट्रल लेवल में, ये इंडिया को एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है। और रही बात बिजनेस का, तो ऑब्वियस बात है कि पॉलिटिकल पॉलिसी जब आपको अच्छा लगेगा, जब बाकी देश आपके साथ रिश्ता जोड़ेगा, सब कुछ सर रिश्ते में जुड़ा हुआ है। आप लोग क्या समझते हो, नॉर्मल लेवल में जो बिजनेस होता है वो भी क्या है, रिलेशंस पे बनता है। तो सेम बात है कि इंडिया का रिलेशन जब वर्ल्ड के साथ बेहतर होगा, तो नो डाउट सर हर कोई इंडिया के साथ काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली इंडिया में पैसा का फ्लो भी आएगा, मतलब जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडिया का प्रोडक्ट दुनिया खरीदना चाहेगा, है ना। तो कुल मिला के ये एक फोकस है। और इसी तरह से अगर आप देखो जो यहाँ पर जो चार्ट दिया है, इससे आपको एक छोटा सा चीज का पता लग जाएगा कि जीडीपी लेवल का प्रोजेक्शन करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से हेलो, 2075 में, एक सेकंड सुमित, एक सेकंड, चाइना 57 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा, ऐसा एस्टिमेशन है। इंडिया 52.5,
यूएसए 51.5, यूरो एरिया 30.3, जापान 7.5। दिस इज द एस्टिमेशन, ठीक है। अब ये एस्टिमेशंस में अगर इंडिया और अच्छा करता है तो शायद 2075 नहीं 2050 के अंदर ही अचीव कर ले। यस सुमित बोल, कुछ बोल रहा था। তবে এটা পসিবল হয়েছে কিন্তু করোনার জন্যই। কারণ হচ্ছে কি, চায়না সাবসিডিয়ারি কিছু ছিল না, সাবসিডি খুঁজছিল মানুষ, মানে যেটা গ্লোবাল লেভেলে হচ্ছিল। এটা सब्स्टिट्यूट, हाँ ইন্ডিয়া, হ্যাঁ এটা ইন্ডিয়াই হয়ে গেছে এখন শুধুমাত্র করোনার জন্যই পসিবল। हाँ सर, चलो कुछ खराबी, मतलब वो बोलते हैं ना, कारो पौष मास तो कारो सर्वनाश। अब ये तो होता ही है, शिफ्ट होना ही था सर। बट कोरोना आने के बाद दुनिया का जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा बदला है, क्योंकि लोगों को सोचने को टाइम मिला। ये तो सही है। कोरोना में जैसे लॉस भी हुआ है, कोरोना में पॉजिटिव चीज भी आया है, ये दैट्स यू आर राइट सर, ये एकदम सही बोला तुमने। अच्छा चलो, हम लोग आ जाते हैं सर। तो फिर आपको बस क्या ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या नहीं। एक बिग क्वेश्चन है ना। लोग बोलते हैं सर मार्केट मार्केट, सर मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। बस आपको देखना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ अपने आप को कैसे बना पाते हो, इस चीज में आपको ध्यान देना है। तो प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो मेरा मानना है कि आप लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्म करोगे, ठीक है। एक एक और चीज बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक रिसेंट सेबी का एक नोटिफिकेशन मैंडेटरी किया है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मैंने भी देखा, आज ही देखा, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड सर। सेबी का एक रिसेंट नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज्यादा शो कर रहा है आजकल। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर चला गया। एक सेकेंड, ये एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिला है, कहाँ गया भाई, दिस वन। क्या आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिला, रिस्क डिस्क्लोजर्स ऑन डेरिवेटिव्स। ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ओपन करते ही दिखा रहा है सर, आप स्टॉक्स भी दिखाया, जीरोधा भी दिखाया, आप लोगों ने देखा। না এমন কিছু আসছে না তো আমার। देखते हैं नोटिफिकेशन था, सर। चौथा को दिखा। देखो सर, अब ये नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना, ये जो नोटिस, ठीक है, ये नोटिस जीरोधा से ही मुझे मिल गया। मैं जस्ट आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना। रिस्क डिस्क्लोजर, ये सेबी के कहने पे ये चीज बताना पड़ रहा है, ठीक है। सेबी स्टडी के हिसाब से जो भी हो रहा है एज पर सेबी स्टडी, ठीक है, dated January 25, 2023 on analysis of profit and loss of individual traders dealing in equity, future and option segment, where an aggregate level findings based on annual profit loss incurred by individual traders in equity, future and options during financial year 21-22। बेसिकली वो स्टडी से क्या मिला है देखो, कहते हैं कि 9 out of 10 individual traders in equity, future and option segment incurred net losses। चिंता का विषय है ना सर। 10 में से 9 लोग ट्रेडिंग में लॉस का सामना करना पड़ता है, नेट लॉस মানে ओवरऑल। শর্টিং हाँ, শর্টিং করে বলছে না লং বলছে? एवरीथिंग ट्रेडिंग मैंने की, ट्रेडिंग मैंने शॉर्टिंग एंड लॉन्ग दोनों ना, चाहे तुम शॉर्ट सेल करो या लॉन्ग करो, उसमें क्या है। শর্ট ফেলে মানা যায়, লং এ এরকম এত পরিমাণ লস? ठीक है, सेबी का स्टडी है सर, रिस्क डिस्क्लोजर के हिसाब से आपको समझाया जा रहा है। सर आप देखो सर, क्या है ना, 2-4 नॉलेजेबल लोगों से मैटर पूरा नहीं होता। ज्यादातर मार्केट जो है ना, ज्यादातर मार्केट जो है वो ग्रीडी लोग चलाते हैं। ग्रीडी लोग माने जिनके पास, क्या बताऊं सर, बोलना नहीं चाहिए, कई बार ऐसे होते हैं कि ना थोड़ा गलत पैसा, ठीक है, इलीगल मनी, ब्लैक मनी, इस तरह का ब्राइब का पैसा, कहीं कहीं ना कहीं ये सब पैसा भी मार्केट में आके ना थोड़ा सादा हो जाता है। सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आपको बात समझना ही पड़ेगा कि ये जो, जब भी कोई पैसा मार्केट में लगाता है ना, तो मैक्सिमम केस में वो ग्रीड से लगाते हैं कि डबल हो जाएगा, 50% रिटर्न मिलेगा, 30% रिटर्न मिलेगा,
80% रिटर्न मिलेगा। मैंने ना नॉलेज लिया ना पढ़ाई किया, कितना लोग इतना समय देगा? आप लोग 3-4 महीने से पढ़े जा रहे हो, अभी भी बाकी है। जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, आप लोग 3-4 महीने से मेरे साथ लगे हो, आप लोग खुद से भी अपना नॉलेज लेवल बढ़ाते हो यूट्यूब वगैरह से। मेरे साथ आप लोग 3-4 महीने से, कोई कोई तो 1 साल से मेरे साथ लगा हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है ना, इतना सारा चीज पढ़ा, इतना सारा चीज जाना, फिर भी ऐसा लगता है कि भाई अभी भी बहुत सारा चीज जानना है। सो आप समझ रहे हो ना सर कि ये एक इतना बड़ा समुंदर है स्टॉक मार्केट, जहां लोग 2-3 महीना आते, 2 महीने में 2 महीना छोड़ो, 1 महीने में समझते हैं कि मैं एकदम इधर उधर कर लूंगा, एकदम मार्केट से इधर कमाऊंगा उधर कमाऊंगा और निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो जो भी हो, यही रीजन है कि प्रॉपर एडुकेटेड लोग नहीं है जो मार्केट को एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। रिस्क तो है सर, मार्केट है तो रिस्क तो होगा। On an average, loss makers registered net trading loss close to 50,000 annual बता रहा है। Over and above the net trading losses incurred, loss makers expended an additional 28% on trading losses as transaction cost. Those making net trading profit, जो लोग प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट के अंदर 15 से 50% सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाते हैं। ये आपको क्यों बताया गया कि सर ये सेबी बेसिकली यही चाहते हैं कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में रिस्क है, ठीक है, मार्केट में रिस्क है, बट अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं आओगे तो इसका संख्या, ये जो 10 आउट ऑफ 9 है ना अभी, ये 10 आउट ऑफ 9 ही रह जाएगा। कम से कम ये 50 तो रहे, 10 आउट ऑफ 5, 10 में से 5 लोग, मैंने 50% एटलीस्ट सही हो जाए। अब ये तभी हो पाएगा जब रियल नॉलेजेबल पर्सन का संख्या बढ़ेगा, जब डिटेल्स में मार्केट को एनालिसिस करने का लोगों के अंदर मतलब प्रैक्टिस बढ़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं सर, ये मेरा अंदर से मानना है कि वेदर यू वांट टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि सर क्या बात कर रहे हो, चार्टर्ड जैसे नॉलेज कहाँ से लाए सर? मतलब जो लोग चार्टर्ड नहीं पढ़ते उनके लिए बोल रहा हूँ। तो सवाल ये उठता है कि सर आप अपना फाइनेंस को संभाल रहे हो, आप अपना पैसा लगा रहे हो, कुछ तो पढ़ाई करो भाई। आप अपना सेविंग्स का 1 लाख से मानो आप मंथली 20-30% सेविंग करते हो, तो 20-30% का सेविंग आप हर महीना करते रहे हो और उस पैसे को आप मार्केट में लगाते हो, तो आपका सेविंग्स भी तो आपका पैसा है। अब उस पैसे को जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, बिना नॉलेज का करोगे और मतलब विदाउट प्रॉपर नॉलेज, या किसी का सुन के कर लोगे, या फिर कोई यूट्यूबर ने आके आपको एक छोटा सा डेमो दे के चला गया और आप उसमें पैसा लगा दोगे। लेकिन ज्यादातर लोग इसी तरह कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। आप लोग जब फार्म में जाओगे ना, ब्रोकिंग फार्म में, आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में किसका पैसा आता है, ठीक है। ये बात मैं बोलूंगा नहीं, ये जब आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे और ज्यादा तो आपको समझ में आएगा। ये मार्केट में जाओ पता लगेगा कि मार्केट में कहाँ से पैसा आता है, ठीक है, और कैसा लोग है, मैंने जिसका पैसा आप डील कर रहे हो वो कौन है। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोलना नहीं चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि सर होता क्या है। तो बेसिकली अभी ये मार्केट में नॉलेजेबल लोगों का संख्या बहुत कम है सर। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट अभी भी मूर्खों का जगह है। इसमें जब एडुकेटेड लोगों का संख्या बढ़ेगा तब ये मार्केट में और दम आएगा, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया का ग्रोथ के साथ साथ ये पूरा खेल डिपेंड करता है कितना ही लोग मार्केट को जानता है सर। हम लोग बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? टेल मी। ব্যাপারটা বোঝা গেল कि ओवरऑल सिनारियो क्या है? अरे हाँ या ना? অনেকদিন ধরে ফিল করছি আমরা কিছুই জানি না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বল কি বল, বুঝলাম না। এরকম ফিলটা আমরা অনেকদিন ধরেই করছি যে আমরা কিছুই জানি না এখনো পর্যন্ত মার্কেটে। এতদিন সেটাই ধরে তো, আছি মার্কেটে। সেটাই তো বলছি, মার্কেট একটা অনেক বড় সমুদ্র। তাহলে তো মানে দেখ ना, এটা মানে मैंने तो अपने से कुछ नहीं बताया। अगर मैं खुद बोलता तो शायद तुम लोग सोचते देखो सर को क्या हो गया, खुद से बता रहे हैं अपने मन से। लेकिन मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, सेबी का जो नोटिस है, जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में वो मैंडेटरी कर दिया है, उसी के थ्रू से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत जानना है, बहुत समय देना है। सीरियसली यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम, यू नीड टू इन्वेस्ट इन एडुकेशन, ठीक है, तब जाके आप मार्केट के साथ रह पाओगे। ये बात जितना समझोगे उतना अच्छा है सर।
ये बस पैसा का जगह है बोल के ना लोग ज्यादा ना ग्रीडी हो जाते हैं, पैसा पैसा पैसा। अरे भाई पैसा ठीक है, लेकिन पैसा कमाने के पीछे का मेहनत है। अब क्या है ना, लोग मेहनत नहीं करना चाहता और पैसा पैसा करता है। बिना मेहनत का पैसा नहीं आता है, नहीं आता है। मेहनत चाहिए, दिमाग को प्रॉपरली यूज करना चाहिए, अपना ग्रीड को कंट्रोल करना चाहिए। ग्रीड तो रहेगा, ग्रीड को घर पे तो नहीं रख के आ सकते, मैंने अंदर से एक जो लोभ होता है ना, अरे मिल जाएगा पैसा, लेकिन ग्रीड को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस है। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, ये जो जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना लोभ, ठीक है, अपना ग्रीड को कंट्रोल कर पाना, इट्स अ रियल चैलेंज लोगों के लिए, जो लोग ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। ठीक है, ग्रीड के एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एक 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 पॉलिटिशियंस है, पहले एक्ट्रेस थे, आप लोग नाम भी जानते हो, करेंटली शायद मिनिस्ट्री संभालते हैं एक बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्मृति ईरानी। ठीक है, कोलकाता का ही, मतलब उनका पढ़ाई लिखाई कोलकाता से ही हुआ है, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हुए। तो स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू में सुन रहा था। स्मृति ईरानी तो वो पहले बहुत ही फेमस एक टीवी शो करते थे ना, वो क्या नाम है, तुलसी का एक रोल था, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही शायद, या ऐसा कुछ, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता कौन सा टीवी शो है, क्योंकि मैं इतना सीरियल नहीं देखता था। तो उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसके इंटरव्यू में वो बता रहे कि जब वो करियर स्टार्ट किया था तो उनके पास 30,000 भी नहीं था। तो उनको ना एक घर का जरूरत था, तो थोड़ा अर्निंग हुआ तो उन्होंने एक लोन पे घर खरीद लिया था। तो घर का दाम था करीब 30 लाख के आसपास। तो वो मेहनत करता था, टीवी शोज में काम करता था, और अपना लोन का जो इंटरेस्ट है वो टाइम पे कर देता था। तो उसको एक ऑफर मिला, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में ना उनको ना पॉपुलैरिटी मिल गया था स्मृति ईरानी को। मतलब स्पेशली बंगाल में लोगों को उतना नॉलेज नहीं होगा, बट अगर आप हिंदी बेल्ट जहाँ है, जहाँ पर हिंदी सीरियल ज्यादा देखा जाता है, स्मृति ईरानी का पॉपुलैरिटी बहुत भयंकर था। तो इतना पॉपुलर होने के नाते एक फेमस गुटखा कंपनी, आई थिंक तुलसी बोल गई था, उनका नाम तुलसी हुआ था उसमें। तो गुटखा कंपनी आके स्मृति ईरानी को बोलते कि आपको पान पराग का ऐड करना है, और आपको कम से कम 40-50 लाख उनको ऑफर किया था, और भी ज्यादा करोड़ ऑफर किया था। तो लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि ऐसा कुछ भी चीजों का एडवर्टाइजमेंट वो नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो बेसिकली उनका जो एथिक्स है, वो एथिक्स में वो टिका था। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास जब ऑफर आया था सेट में, वो जहां पर काम कर रहे थे, कंपनी का जो लोग है वो आके बोला कि, और आप लोगों को पता है गुटखा कंपनी हमारे देश में कितना कमाते हैं, तो गुटखा का ऐड करता तो उनका घर का लोन भी चुक जाता, और वो फ्री हो जाते, उनका प्रेशर भी कम हो जाता। लेकिन उन्होंने गुटखा का ऐड नहीं किया, बल्कि वो मेहनत का रास्ता चूज किया, और मेहनत करके अपना घर का लोन रिपे किया। तो इससे कहते हैं कंट्रोलिंग। आज अगर स्मृति ईरानी गुटखा का एडवर्टाइजमेंट करता तो शायद जो रेस्पेक्ट आज उनको मिलता है वो रेस्पेक्ट ना मिलता उनको, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखना पड़ता है इंसान को जिंदगी में, कि रियल रेस्पेक्ट पाने के लिए, ठीक है, रियल रेस्पेक्ट पाने के लिए, अपना जगह बनाने के लिए इंसान को कहाँ क्या करना पड़ेगा। सर, इट्स रियली चैलेंजिंग सिचुएशंस, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जस्ट एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने आपको शेयर किया कि अपना ग्रीड को कंट्रोल करना क्या होता है। सर आज बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को टेक्निकल के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये सब बातें कर रहा हूँ। अच्छा चलो, आ गए सर। एमएसीडी के बारे में याद तो है? हेलो, एमएसीडी के बारे में याद है कि नहीं है? मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अरे क्या कहते हो, याद है कि नहीं? हाँ सर। ओके सर। जिसमें हम लोग एक 9 दिन का ईएमए के साथ एमएसीडी लाइन को रीड करना सीख गए थे। सर अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज में आपको मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं मानता हूँ आज थोड़ा सा ज्ञान का बात हो गया, बट कोई बात नहीं, पहले थोड़ा पॉलिटिक्स, उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमी, और उसके रिगार्डिंग ज्ञान और अब हम लोग टेक्निकल में एक्चुअल बात कर रहे हैं। सर बॉलिंजर बैंड ये क्या है? इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड सर, बॉलिंजर बैंड। ये भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है। इसको भी यूज करना इतना आसान तो नहीं है,
बट सर ये भी आपको ट्रेडिंग में अगर आप इसको पहचान लेते हो, इफ यू रियली आइडेंटिफाई द बॉलिंजर बैंड्स, देन आपको टेक्निकल ट्रेडिंग में, मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे आप जो भी आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या फिर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, हर चीज में आपको हेल्प होता है। लेकिन पहले ना आप इसका कॉन्सेप्ट को समझो कि बॉलिंजर बैंड क्या है और इसको कैसे यूज करना होता है। आपको बहुत ही सुविधा होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोग सिर्फ टेक्निकल का क्लास नहीं करते, आप लोग साथ में डेरिवेटिव भी पढ़ते हो, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसलिए ना मैं आपको हमेशा सबको बोलता हूँ कि ओनली टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट इनफ, एंड ओनली इक्विटी डेरिवेटिव इज आल्सो, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज नॉट इनफ। बहुत लोग बोलते नहीं हमको ना टेक्निकल आता है, हमको सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है। कोई कोई बोलते नहीं हमको फ्यूचर एंड ऑप्शंस से बता दो, टेक्निकल का जरूरत नहीं है। माने ऐसा नहीं है, आपको दोनों अच्छे से सीखना है, तब जाके हम मार्केट में बना पाओगे अपने आप। ये क्या है ना, मिस कंसेप्शन हो जाता है लोगों को, उनको लगता है ऑप्शन सीख लेंगे तो ऑप्शन समझ जाएंगे। अरे भाई बिना टेक्निकल का ऑप्शंस को क्या क्या करोगे सर ट्रेडिंग में। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन बॉलिंजर, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था बॉलिंजर बैंड को, उनका नाम है जॉन बॉलिंजर, तभी नाम पड़ा था बॉलिंजर। तो बॉलिंजर ने 1980s के टाइम पे, ठीक है, तब इंडियन मार्केट तो छोड़ो, इंडिया तब इकोनॉमी में कुछ नहीं था, बिकॉज जस्ट उससे पहले हम लोग काफी सारा वार लड़ रहे थे 65 में, मतलब 47 में हम लोग आजाद हुए, 61, 65, 71, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी पीरियड, मतलब इंडिया का इकोनॉमी तब क्या है सर, कुछ नहीं है। इंडिया सिर्फ तब जंगे लड़ रहा है, कभी पाकिस्तान तो 3 बार अटैक किया, फिर उनको जवाब देते देते चाइना ने बीच में 65 में कूद पड़ा पाकिस्तान के साथ और मिलके, फिर 71 में बांग्लादेश को आजादी चाहिए था, भारत ने बोला चलो हम हैं आपके साथ, मैंने आपके साथ नहीं, भारत ने ही बांग्लादेश को एक्चुअली आजाद किया, ठीक है। फिर बांग्लादेश को चाहे तो हम लोग ले भी सकते थे, बट एक दूसरा कारण है जिसलिए भारत ने बांग्लादेश को अपने साथ नहीं लिया, एंड दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरजेंसी 77 तक चला, मतलब ये सब 1977 तक इमरजेंसी चला। तो 1980 में हम लोगों का क्या औकात सर, 1980 में इंडियन इकोनॉमी का औकात क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ही खतरनाक हालत। इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट चालू हुआ 1991 से, एंड यू ऑल नो दैट थिंग, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो हम लोग उस टाइम पे ये सब सोच भी नहीं सकते थे, जब अमेरिका ये सब चीजें डेवलप कर रहे हैं, या अमेरिकन लोग इसको डेवलप करने में लगा हुआ है, या जापानीज लोग डेवलप कर रहे हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, सोच तो बहुत दूर की चीज है, ठीक है, कि ये मार्केट क्या है। तो हम लोग अभी मार्केट में न्यू कमर है सर। 2000 के बाद से इंडियन मार्केट, मतलब इंडियन मार्केट का अगर रियल एज देखा जाए तो ये हार्डली 22 से 23 साल का इनका एज है, हार्डली। दिस इज द इंडियन मार्केट। ये जो एक अभी जस्ट अभी यूथ में इसका जीवन हुआ है, मतलब एक यूथ स्टेज में इंडियन मार्केट है, जो अभी अपना बचपन बिताया और यूथ स्टेज में अपने आप को, जैसे आप लोग जैसे सब, ठीक है, देख रहा है। तो ये है इंडियन मार्केट का स्थिति। तो अभी इसको मैच्योर होना है, फिर ग्रोथ होगा, बूढ़ा होगा, समय लगेगा। अगर 100 ईयर्स का भी टाइम पीरियड रखते हो तो इंडियन मार्केट का आप समझ लो कि क्या ग्रोथ है। तो मैं कहना इसलिए क्यों बोला, क्योंकि 1980s में इंडियन मार्केट तो कुछ नहीं है, इंडियन मार्केट ही नहीं था प्रॉपरली। So Bollinger Band is perhaps one of the most useful indicator used in technical analysis. BB are used to determine overbought and oversold levels. ये बेसिकली क्या हेल्प करता है, आपको ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड लेवल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो आपने एमएसीडी में भी देखा था। सर यही तो देखना होता है, इंडिकेटर से एक्चुअली क्या देखना है कि बाई करना है कि नहीं, सेल करना है कि नहीं, और क्या चाहिए आपको। आप लोगों के मन में यही तो सवाल होता है ट्रेडर के मन में, कि भाई कब बेचे और कब खरीदे। तो बेसिकली अगर ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है वो आइडेंटिफाई कर लो। पहले ट्रेडर विल ट्राई टू सेल व्हेन द प्राइस रीचेस द टॉप ऑफ द बैंड एंड विल एग्जीक्यूट अ बाय व्हेन द प्राइस रीचेस बॉटम ऑफ द बैंड। अगर बैंड के नीचे हो तो बाय कर लो, अगर बैंड के अपर लेवल में हो तो सेल करके निकल जाओ, माने स्क्वायर ऑफ कर लो। अब क्वेश्चन उठता है सर बैंड कैसे बनता है, अब इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। बॉलिंजर बैंड कैसे बनेगा, तो बीबी का 3 कंपोनेंट है। बीबी माने बॉलिंजर बैंड को बीबी बोल रहे हैं शॉर्ट में।
बीबी का 3 कंपोनेंट है। मिडिल लाइन जो 20 दिन का एक सिंपल मूविंग एवरेज लाइन बनाया जाता है क्लोजिंग प्राइस का। आप लोगों को पता है ये सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, ठीक है। मैं इसमें और रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग अगर हो सके तो रिवाइज कर लेना अगर किसी को लगता है कि भूल गए। अपर बैंड जो है दिस इज द +2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मिडिल लाइन। अब आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशंस का आइडिया है कि नहीं मुझे बताओ, सबको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है ना? यस और नो? तो भी स्टैंडर्ड डेविएशंस में दोनों तीनों चीज आप लोग जानते हो, +1 +2 +3, 3 तरह का डेविएशंस होते हैं ना। मैंने मार्केट में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप लोग ये स्टैंडर्ड डेविएशंस को बहुत ही अच्छे से इक्विटी डेरिवेटिव में पढ़े हो सर। स्पेशली जब मैं ग्रीक पढ़ा रहा था आप लोगों को, तब मैंने आप लोगों को डेविएशंस के ऊपर डिटेल्स में बातचीत किया। सो इसमें मुझे और बताने का जरूरत अभी है नहीं। सो यू नो व्हाट इज द डेविएशंस। अगर सिंपल कॉन्सेप्ट में डेविएशंस बताया जाए तो मार्केट अपने एवरेज पॉइंट से कितना अप एंड डाउन होता है, ठीक है, यानी कितना अपर लेवल पे शिफ्ट हो सकते हैं और कितना लोअर लेवल में शिफ्ट हो सकते हैं, इस चीज को मार्केट बताते हैं डेविएशंस के थ्रू से। तो यही आपको चाहिए एज ए इंडिकेटर में। आपको और क्या चाहिए? बस यही तो चाहिए कि क्या ये बाइंग जोन बना है या क्या ये सेलिंग जोन बना है। जो आप लोग पूछते रहते हो सर क्या बोलते हो, खरीद लिया जाए, क्या बोलते हो सर बेच दिया जाए, ठीक है। तो वो राइट सेल या राइट बाइंग टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह का जो चीजें आप देख पा रहे हो या सीख रहे हो इंडिकेटर्स में, ये आपको आपके बाकी टेक्निकल पैरामीटर के साथ साथ हेल्प करेगा। टेक्निकल में बाकी जो भी चीजें हैं जैसे कैंडल स्टिक्स, वॉल्यूम वगैरह, जो भी आप लोग इतना दिन से सीखे हो, ठीक है, वो सब चीज मैच करने के बाद जब आप इंडिकेटर को यूज करोगे तो आपको हेल्प कर देगा बहुत जोर का। तो नाउ द बिग क्वेश्चन इज सर स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है? अभी आप लोगों को पता है इन फाइनेंस द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द स्टॉक प्राइस रिप्रेजेंट्स द वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक का जो वोलेटिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और आपको मैं क्या बताऊं इसके बारे में, if the standard deviations of a stock is 12%, it is good as saying that volatility of the stock is 12%। अगर किसी स्टॉक का वोलेटिलिटी 12% है तो आप सिंपल इतना बोल सकते हो, सिंपल लेवल में। आपको पता है कॉम्प्लेक्स क्या चीज होते हैं, सिंपल लेवल में आप इतना बोल सकते हो कि मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक का 12% का वोलेटिलिटी है। माने एक पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर डे में एक पर्टिकुलर स्टॉक या वीक में वो 12% अप या 12% डाउन हो सकता है, इन सिंपल। तो बॉलिंजर बैंड क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अप्लाइड ऑन दी 20 डे SMA। अब ये बॉलिंजर बैंड जो है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसको 20 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के साथ अप्लाई किया जाता है। अपर बैंड जो है वो इंडिकेट करता है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन और लोअर बैंड इंडिकेट करता है -2 माने नीचे का, ठीक है। वी सिंपली मल्टीप्लाई दी स्टैंडर्ड डेविएशंस बाय 2 एंड ऐड इट टू द एवरेज। मैं समझा देता हूं, अभी आपको मैं डेटा से समझा देता हूं, जस्ट अ मिनट। अभी आपको डेटा समझाऊंगा और पूरा एकदम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दूंगा और मार्केट में ऐसा सिनेरियो कब बनता है वो भी बताऊंगा। डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच। यानी पहले हम लोग इसको थ्योरेम के हिसाब से, थ्योरेम क्या होता है आप लोग बचपन में बंगाली में जो लोग पढ़े हो बंगाली मीडियम में, उपवाद्य बोलते हैं हम लोग बंगाली मीडियम में, तो उसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्योरेम। प्रूफ करते थे ना, तो वही चल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर मैटर को प्रूफ कर रहे हैं, आगे जाके उसको मार्केट के साथ मैच कर लेंगे। So for example, if the 20-day simple moving average is 7,800 of any stock or index, ठीक है, स्टॉक भी हो सकता है इंडेक्स भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद है आप यूज करो। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 20 दिन का 20 डे का वो 7,800 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 75 या फिर 0.96%, देन द +2 SD would be 7,800 + 75 into 2 माने 75 SD माने मार्केट 75 में आप हो सकता है 7,800 से। तो अगर ये 2 SD है माने 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस है, तो जितना आपका मार्केट रहेगा स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस रहेगा उसको आप 2 गुना 75 जितना आपका डेविएट करेगा उसको इंटू 2 कर दीजिएगा। तो 75 इंटू 2 माने 150 माने 7,800 + 150 कितना हो जाएगा? 7,950 माने एज पर बॉलिंजर बैंड अगर 2 SD है आपका डेविएशंस, ठीक है, अगर SD 75 है, अगर आप उसको 2 SD में कन्वर्ट करोगे तो मार्केट इतना
मूव कर सकता है। सिमिलरली -2SD क्या हो जाएगा, मार्केट अगर 7800 में है तो सिमिलरली मार्केट 150 पॉइंट में गिर भी सकता है। तो अपर साइड हो जाएगा 7950, लोअर साइड हो जाएगा 7650। कैलकुलेशन क्लियर है ना सर? कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? अरे क्या कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम है? सो नाउ हम लोग को ये तो पता चल गया कि +2SD और -2SD एज पर स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे अप्लाई करना है। ये चीज आप लोगों ने डेविएशंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग ऑलरेडी डेरिवेटिव क्लास में भी पढ़े हो सर। तो वी नाउ हैव द कंपोनेंट्स ऑफ पीवी। अब हमारे पास क्या क्या है, एक 20 दिन का SMA है, मैंने सिंपल मूविंग एवरेज है, एक अपर बैंड है, एक लोअर बैंड है। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग करंट मार्केट प्राइस जो भी रहेगा शुड होवर अराउंड द एवरेज। स्टैटिस्टिकली देखा जाए जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो एवरेज प्राइस के आसपास ही होगा, होवर अराउंड द एवरेज प्राइस जो कि है 7800। या तो 7800 से थोड़ा ऊपर जाएगा या तो 7800 से थोड़ा नीचे रहेगा। However, if the current market price is around 7950, then it is considered expensive with respect to the average. Hence, one should look at shorting. यानी इसमें आपको सेल करना चाहिए क्योंकि मार्केट गिरने का चांसेस है बिकॉज ये ओवर बाइड जोन में। एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस विल स्केल बैक टू इट्स एवरेज प्राइस। एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि अगर मार्केट 7950 में चला गया तो चांसेस इज हाई कि ये फिर से अपने एवरेज पॉइंट जो 7800 है वहां पर आ जाएगा। तो 7950 में अगर मार्केट चला गया है और अगर आपने पहले से बाई करके रखा था तो आप सेल करके निकल जाओ, या फिर अगर आप न्यू पोजीशन लेना चाहते हो तो 7950 में सेल करो और 7800 में बाई कर लो, मैंने शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये भी कर सकते हो मतलब न्यू पोजीशन के केस में। और अगर पुराना पोजीशन से तो बेच के निकल जाओ, स्क्वायर ऑफ कर लो। नाउ पॉइंट इज दैट सर ये समझेंगे कैसे, अब इसके लिए और थोड़ा सा वेट करना है। तो therefore the trade would be to sell 7950 with a target of 7800। आपको सेल कहां करना है? 7950 में। टारगेट क्या है? 7800। कितना पॉइंट का टारगेट लिया? 150 का। सिमिलरली करंट मार्केट प्राइस अगर 7650 के आसपास होता, इफ करंट मार्केट प्राइस 7650 के आसपास होता, इट इज कंसिडर्ड चीप विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज प्राइस। माने हमारा एवरेज है 7800, ठीक है, और करंट प्राइस चल रहा है मानो 7650 में, माने ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल के पास है। ऐसा ही होता है नॉर्मली, जब आपको सपोर्ट के साथ मैच कर जाए ना और कैंडल्स भी आपको साथ दे दे तो आपको एकदम मौका मिलता है। ठीक है, ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलता बट हफ्ते में एक आध बार तो मिल ही जाता है, और जब भी मिले ना इसका फायदा उठाना चाहिए। तो 7650 में क्या करना है आपको? बाई करना है। और आपका टारगेट क्या है? जो जो एवरेज पॉइंट है, जो एवरेज पॉइंट है मतलब 7800। तो यहाँ पर आप एक 150 का टारगेट पॉइंट लगा सकते हो। तो अपर एंड लोअर बैंड एक्ट एज ए ट्रिगर टू इनिशिएट अ ट्रेड। ये जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है, इसको अपर बैंड 7950 का, अपर बैंड को क्या बोलेंगे? 7950। लोअर बैंड को क्या बोलेंगे? 7650। ये आपको ट्रिगर करेगा ट्रेड को इनिशिएट करने में। सिमिलर एक एग्जांपल्स मार्केट चार्ट से लिया गया है, जस्ट लुक एट सर। अच्छा, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है चार्ट? मुझे एक बार बताओ तो सही। ऐसा देखो, अब यहाँ पर आप बीबी बैंड का मतलब बॉलिंजर बैंड का एप्लीकेशन देखो। मैं आपको सिमिलर चीजें मार्केट में भी बताता हूँ। लुक एट सर, यहाँ पर ये एरो को देखिएगा। हाँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक है 6। सर ध्यान से देखना क्या हुआ है, बीच में से एक लाइन गया है। ये जो बीच वाला लाइन है वो बेसिकली क्या लाइन है? ये 20 डे का मूविंग एवरेज लाइन है, 20 डे का SMA है। ठीक है, जो कि एज पर दी BPCL का मतलब भारत पेट्रोलियम के हिसाब से ये 660 में 600 में चल रहा था, 600 का है। और दोनों साइड में एक +2SD है और एक -2SD है, जो बेसिकली
बैंड को, अपर बैंड और लोअर बैंड को बनाता है। इसमें ये जो सर्कल बना हुआ है सर, देख पा रहे हो आप लोग सर्कल को? सर्कल के बीच में आपको एक बैंड नजर आ रहा होगा। सर्कल के बीच में आपको एक बैंड नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया। ये वाला एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज टेल मी। ओके सर। अब ये इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, और बाकी जो एरो है वहां पर क्या आपने देखा? सर बाकी एरो में ना बैंड बन रहा था पर बना नहीं, बैंड बन रहा था पर बना नहीं, फेलियर हो गया। बट यहां पर बैंड एग्जैक्टली बन गया। यानी क्या हुआ, ये देखो सर, यहां पर आते आते मार्केट में डाउन ट्रेंड आया था, तो आप यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन में चला गया था, तो मार्केट नीचे चला गया, तो ये आपका बाइंग जोन बना रहा था। और यहाँ पर मार्केट ने एक अपवर्डनेस दिखाया था, ठीक है, मार्केट आप चला गया था, तो इसके बाद मार्केट ने ना करेक्शन आया। तो ऐसा सिचुएशंस बनेगा ना, तो बॉलिंजर बैंड एक्चुअली फॉर्म होगा, जो आपको एक इमेज की तरह दिख रहा है, एक एनवेलप की तरह भी दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैं और डिटेल्स में लेके चलता हूँ। अब आप इसको अगर मार्केट में अप्लाई करना चाहते हो, तो चलो मैं निफ्टी में एक बार चेक करता हूँ, आप लोग भी घर पे ट्राई करना। जस्ट लिख देना बीबी, क्या लिखना है? बीबी, ठीक है। लुक एट सर, ये दोनों साइड में, दोनों ये जो दोनों अपर और लोअर साइड बना, ये क्या है? ये एसडी है ना? हेलो, ये जो अपर और लोअर साइड बना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मार्केट को अप और डाउन में आपको बताते हैं कि आपका मैक्सिमम क्या लेवल जा सकता है और मिनिमम क्या लेवल जा सकता है। और बीच वाला जो लाइन है वो आपका एवरेज लाइन है 20 डे का। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ सर, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट मैं सेटिंग्स में जाके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या खेल खेला गया है। ये देखो, लेंथ जो है वो 20 दिन का है, और बाकी ये जो आपका दोनों साइड का जो डेविएशन है वो 2a 2 का है। आप चेंज कर सकते हो, लेंथ को आप चेंज करके 20 की जगह 50 के बाद। ये बॉलिंजर जिन्होंने था वो 20 दिन के हिसाब से बनाया था, वो आज भी मार्केट में 20 दिन का ही प्रैक्टिस चलता है, बट बाकी मार्केट में आप अपने हिसाब से बैंड बना सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसको आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लुक एट सर, ये देखिए यहाँ पर एक बॉलिंजर बैंड बना है, लुक एट दिस एरिया। बना है कि नहीं? हाँ सर, ठीक से देखो, मतलब हुआ क्या है, जब मार्केट नीचे गिरा था, तो जब मार्केट कंपेरेटिवली अपने एवरेज पॉइंट से, ये बीच वाला लाइन क्या है? एवरेज लाइन है ना। तो अगर मार्केट अपने एवरेज लाइन से नीचे रहता है, वहां पर आपको क्या बनता है सर? वहां पर आपका क्या बनता है? सपोर्ट भी बन सकता है ना। अगर यहाँ पर आप सपोर्ट लाइन को भी जोड़ोगे, वो भी मिल जाएगा आपको। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर मार्केट अपने एवरेज से नीचे है, ठीक है, अगर मार्केट अपने एवरेज लाइन से नीचे है, तो कहीं ना कहीं चांसेस इज दैट कि ये बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको बस ये चीज बॉलिंजर बैंड में ख्याल करना है कि क्या मार्केट अपना ट्रेंड बदल सकता है, क्या मार्केट अपना लोअर ट्रेंड में है, तो क्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरसोल्ड जोन में है। तो अगर ये ओवरसोल्ड में है, तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन गया होगा, ठीक है। आप देख लेना, साथ में कैंडल भी हेल्प करेगा आपको। पहले तो कैंडल हेल्प करता है, बाद में ये सब टेक्निक इंडिकेटर यूज करना है। तो अगर ओवरसोल्ड जोन में दिखे, तो कहीं ना कहीं मार्केट ज्यादा डाउन चला गया, और ज्यादा डाउन चला गया तो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सिमिलरली अगर मार्केट टू मच हाई हो गया, माने एक्सपेंसिव हो गया, ओवर बॉट जोन हो गया, ठीक है, ओवर बॉट माने जरूरत से ज्यादा बाई हो जाता है, तब तो मार्केट अप हो जाता है ना। तो जब मार्केट जरूरत से ज्यादा अप हो जाए, तब मार्केट में आपको एक सेलिंग प्रेशर मिलता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? सेलिंग करना पड़ता है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी को आप शॉर्ट सेल के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी पहले सेल करके फिर बाद में बाय करके अपना प्रॉफिट कमाने का मौका, ठीक है।
जैसे रिसेंटली काफी सारे स्टॉक में ऐसा मौका मिला है। देखो सर, करंट मार्केट जो है, करंट जो मार्केट है ये ओवरबॉट जोन में ही है, ठीक है। ये करंट मार्केट जो है ओवरबॉट जोन में ही है, यहाँ पर कोई ऐसे बॉलिंजर बैंड बनने का मौका तो अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर मौका बना था, मौका रिसेंट ट्रेंड में देखा जाए यहाँ पर एक बना था, लेकिन ये अभी देखो ये डे का चार्ट है, ठीक है, ये डे का चार्ट है। मैं और जूम करता हूँ, मैं और थोड़ा जूम करता हूँ, आप देख सकते हो खेल स्टार्ट हुआ था। ये जो रिसेंट हरामी पैटर्न था ना, जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी दिखाया था, ये हरामी पैटर्न में एक्चुअली आपको बाइंग एरिया मिला था। क्या आपको कैंडल के साथ और इंडिकेटर के साथ मैच कर रहा है? हेलो, मैच कर रहा है ना? देखो रिसेंट हरामी पैटर्न जहां बना था वहां पर बाइंग जोन बना है, और वहां पर आपको बैंड के हिसाब से भी मिल रहा है सर, जो 2SD के एकदम नजदीक था, माने एवरेज पॉइंट के एकदम पास था। और क्योंकि अभी ट्रेंडिंग मार्केट है तो मार्केट वहीं से अपने आप को आगे लेके चला गया। ऑब्वियसली दिस इज एकदम बॉलिंजर बैंड का कॉपी बुक तो नहीं हुआ, बॉलिंजर बैंड को एकदम कॉपी तो नहीं किया, बॉलिंजर बैंड का कॉपी आपको यहां मिलेगा। थोड़ा पीछे आ जाओ, दिस इज द परफेक्ट जोन। यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड का एकदम परफेक्ट एरिया मिल रहा है, इस एरिया में दिखाई दे रहा है सर, मतलब जो 2SD के भी नीचे है, यहां पर भी था। मैंने लोअर साइड जो बैंड है, मैंने आपका जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड के पास रहे तो बाइंग जोन बनता है, और अपर बैंड के पास है तो सेलिंग जोन बनता है। लेकिन करेंटली ट्रेंड देखो आप, करंट ट्रेंड आपको सेल का मौका तो नहीं दे रहा है, करंट ट्रेंड आपको अभी भी आपको सेल का मौका नहीं दे रहा है। अब साथ में आपको कैंडल्स भी अगर आपको मैच कर जाए ना सेल या बाई के लिए, तब आप बिल्कुल बाई या सेल के लिए कंफर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा टेक्निक को मतलब डिस्कस कर देता हूँ। जो मैंने आपको इतना देर से समझाने का कोशिश करा लाइन मार्केट से भी और यहाँ से भी नोट से भी, जो बीच का लाइन होता है उसको हम लोग 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो टू रेड लाइन रिप्लेस्ड अबव एंड बिलो द ब्लैक लाइन, इसको +2SD या -2SD बोलते हैं। द आइडिया क्या है, शॉर्ट दी स्टॉक जब मार्केट अपर बैंड को टच करे, जब मार्केट अपर बैंड को टच करे तब शॉर्ट करना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, निफ्टी की जगह कोई स्टॉक ले लेते हैं, आप ही बताओ कौन सा स्टॉक लिया जाए रिसेंट ट्रेंड का? अदानी ले सकते हैं क्या? चलो, मेरे को अदानी रिसेंटली काफी अच्छा दिया है, इसलिए मैं अदानी का नाम ले लेता हूँ। देखो अदानी का सिनेरियो देखो, लुक एट दिस सिचुएशंस। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया से जो अदानी को स्टीप फॉलिंग मिला था, स्टीप फॉलिंग, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर अदानी में ओवरबॉट हो गया था, और उसमें तो एक अलग रीजन था। अदानी का मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुआ था, अदानी का मेन प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ था कि वो जो हिंडनबर्ग का रिसर्च है ना, हिंडनबर्ग का जो नेगेटिव रिपोर्ट, जो अदानी को धड़ाधड़ नीचे गिराया था। इसीलिए देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का बिहेव किया है, ठीक है, डाउन ग्रेड में। लेकिन आपको यहाँ पर रिसेंट मौका भी आप देख सकते हो, जो रिसेंटली मार्केट में अदानी को मौका मिला है। एक देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये आपको एक बॉलिंजर बैंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक मौका मिला था, फिर ये मार्केट आपको यहाँ पर स्टेबल हो गया। प्रॉपरली नहीं है बट आपको प्रॉपर भी दिख जाएगा, जो एकदम प्रॉपर बॉलिंजर बैंड की तरह ही दिखते हैं। ये देखो, ये वाला देखो सर, समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी। कोई और भी स्टॉक आप उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्फोसिस में भी मे बी चेक कर सकते हो, आपका जो भी पसंदीदा स्टॉक है आप उसमें देखो बॉलिंजर बैंड क्या क्या हेल्प कर रहा है। ये देखो, ये इन्फोसिस में देखो सर, यहाँ देखो इन्फोसिस, देखो यहाँ पर आपको इस एरिया में आपका क्या हुआ था, ये जो एरिया था इस एरिया में एवरेज लाइन से नीचे था, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, दिस इज द परफेक्ट एरिया, ठीक है। फिर जाके यहाँ पर इन्फोसिस को मौका मिला, ये डे चार्ट में मैं देख रहा हूँ, आप चाहो तो थोड़ा कम भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाके फिर से ये अपना रिवर्स गियर मारा, तो जब रिवर्स गियर मारा तो आपके पास मौका है, आप चाहो तो यहाँ सेल करके निकल जाओ, सेलर बन जाओ।
अरे बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करंट सिनारियो, क्या आपको लगता है करंट सिनारियो इन आईटी स्टॉक में सेल का मौका बन रहा है? ऐसा कुछ भी दिख रहा है क्या कि सेलिंग का मौका बन रहा है क्या? कि ব্যাপারটা কি না नहीं हो रहा है सर? ऐसा कुछ भी मौका नहीं है। मैंने अभी मार्केट में ट्रेंड है, दिख रहा है, बैंड भी बता रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है इसमें जिसमें आपको लगे कि ये मार्केट गिरेगा अभी। मैंने इन्फोसिस का ही मैं बात की। सो देयर मे बी वेराइटीज ऑफ रीजंस, बट ये बॉलिंजर बैंड आपको इस तरह से हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप इसको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के साथ जोड़ लो, डजेंट मैटर। और इस कार्व का एक दूसरा नाम भी है, इसको एनवेलप कार्व भी बोलते हैं। ये जो आपको मैं दिखा रहा था बीबी का, मतलब बॉलिंजर का, इसको एनवेलप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एनवेलप की तरह देखने को लगता है। तो यहाँ पर ये जो डाउन एरो यहाँ पर जो दिया गया था, इसमें क्या हुआ था, इसमें ना एक्चुअली ये वाला चीज यहाँ पर एक हाईलाइट है, मैं दिखाता हूँ आपको। यूजिंग अ डाउन एरो ऑल द सेल सिग्नल्स बीबी जनरेटेड while most of the signals worked quite well, there was a phase when the price stuck to the upper band. कभी भी ऐसा होता है कि प्राइस है ना अपर बैंड में स्टक हो जाते हैं, माने वो नीचे ही नहीं उतरता, जैसे करंट मार्केट। इनफैक्ट द प्राइस कंटिन्यू टू ड्रिफ्ट हायर एंड देयरफॉर इवन द अपर बैंड एक्सपैंडेड। दिस इज कॉल्ड एनवेलप एक्सपेंशन। जब अपर बैंड एक्सपैंड करता रहता है ना, उसे एनवेलप एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब सेल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, ये सब छोटा छोटा सेल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये देखो मार्केट गिरा है, मार्केट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्मॉल सेल सिग्नल है सारे के सारे। माने अगर आप पहले बाई किए थे तो सेल करो या फिर शॉर्ट सेल के लिए कर सकते। और जब आपको मार्केट और हायर लेवल में जाने को मिलेगा देखने को, तो वो क्या है कि मार्केट में आपको मतलब ये और हायर जा रहा है, मतलब अपने जगह में स्टार्ट, तो उसको एनवेलप एक्सपेंशन कहते हैं। यानी जब एनवेलप क्लोज नहीं होता, एनवेलप और बढ़ता रहता है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप एक्सपेंशन, जो करंट मार्केट में भी आप देख रहे थे। ये देखो ये एक्सपेंशन है अभी, एनवेलप एक्सपेंड कर रहा है, अपर बैंड में ही स्टक होता है। ऐसे सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीबी का जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर एंड लोअर बैंड है, वो एनवेलप फॉर्म करता है। द एनवेलप एक्सपेंड्स व्हेनेवर द प्राइस ड्रिफ्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इंडिकेटिंग अ स्ट्रांग मोमेंटम। द बीबी सिग्नल फेल्स व्हेन देयर इज एन एनवेलप एक्सपेंशन। बीबी का सिग्नल फेल हो जाएगा जब एनवेलप एक्सपेंड कर जाएगा। यानी बीबी एक्चुअली तभी एक्चुअल काम करते हैं जब वो एनवेलप फॉर्म होता है। ध्यान से बात को समझे सर, ये जो एनवेलप फॉर्मेशन है ना, यही मेन है। जब एनवेलप फॉर्म नहीं होगा, जब एनवेलप फॉर्म नहीं होगा तब बीबी फेलियर है, मैंने आप बॉलिंजर बैंड को यूज नहीं कर पाओगे। जैसे ये देखो सर, यहाँ पर एनवेलप फॉर्म हुआ है ना, हेलो, हुआ है कि नहीं हुआ है बोलो? ये इन्फोसिस में बताया मैंने आपको। लेकिन अगर एनवेलप एक्सपेंड ही करता, यहाँ पर भी हुआ है, लुक एट अगेन, ये देखिए जब एनवेलप फॉर्म होगा तो बीबी काम करेगा, लेकिन अगर एनवेलप एक्सपैंड करेगा तो बीबी काम नहीं करेगा। क्या बात समझ में आया सर? बताओ। अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बुझते पेरेছি। समझ में आया ना सर? बीबी, अब आपके मन में बड़ा सवाल है, सर बीबी किस तरह का मार्केट में अच्छा काम करता है? सर बीबी साइडवेज मार्केट में अच्छा काम करता है। यानी जब मार्केट में ना तो ज्यादा ट्रेंड है, और ना तो जब मार्केट में लोअर ट्रेंड ज्यादा है, तो ना तो अपर ट्रेंड ज्यादा है ना तो लोअर ट्रेंड ज्यादा है। जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं तब बीबी को समझना ज्यादा आसान होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में बीबी काम नहीं करता सर। तो जब भी आप देखो कि मार्केट साइडवेज है, आप देखना बीबी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जब जब मार्केट साइडवेज में रह जाएगा, आप बीबी को फॉलो करना, अब देखना कि आपको मार्केट में काफी सुविधा मिलेगी। अब इन्फो निफ्टी में ही देख लो या इन्फोसिस में देख लो, जब भी आपको पसंदीदा स्टॉक है, अगर मार्केट काफी दिनों से साइडवेज जा रहा है,
आप चेक करो उसका बीबी चेक करो। जैसे यहाँ पर देखो काफी दिनों से साइडवेज था, अब यहाँ पर बीबी काम करे। लेकिन अगर ट्रेंड पकड़ लिया या तो नीचे का या तो ऊपर का, तब आपको बीबी समझ में नहीं है, तब आपको बॉलिंजर बैंड समझ में नहीं है, तब एक्चुअली आप बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल भी प्रॉपरली नहीं कर सकते। ठीक है, तो बीबी एक्सपेक्ट द ट्रेड टू स्टार्ट वर्किंग इन एनी ट्रेडर्स फेवर ऑलमोस्ट इमीडिएटली इफ इट डज नॉट स्टार्ट वैलिडेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एनवेलप एक्सपेंशन। अगर बीबी काम नहीं कर रहा है तो एनवेलप एक्सपैंड कर जाएगा, एनवेलप एक्सपैंड कर जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ सर, आया कि नहीं आया? अब सर ये तो बस कुछ इंडिकेटर्स का आइडिया था, आगे आगे मैं और भी कुछ इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको न्यूमेरस इंडिकेटर मिलेगा, बट द बिग क्वेश्चन इज दैट शुड यू नो ऑल दीज इंडिकेटर्स टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर? सारे के सारे इंडिकेटर जानना जरूरी है क्या एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के नाते या फिर एडवाइजर होने के नाते? द आंसर इज नो। टेक्निकल indicators are good to know, but they by no means should be your main tool of analysis. ये कभी भी आपका मेन टूल्स ऑफ एनालिसिस नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग आजकल ना, मैं भी देखता हूँ आसपास में कि वो लोग अपना पूरा टाइम ना इंडिकेटर्स में दे देते हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इतने सारे इंडिकेटर कोई काम नहीं करेगा। मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, इंडिकेटर जानना जरूरी है, बट इंडिकेटर के पीछे इंडिकेटर आपके साथ आगे और भी कुछ करूंगा तो यहाँ मिलेगा, मैं दूसरे नोट से आपको प्रोवाइड चर्चा करूंगा आगे आगे। लेकिन इंडिकेटर में जिंदगी ना बिता दो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मे बी शॉर्ट रन में एक आध सक्सेस हो जाए, बट लॉन्ग रन में आप अगर सारा अपना पूरा एनर्जी इंडिकेटर में बिता देते हो और बाकी कुछ भी नहीं सीखते हो तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, मार्केट का बड़े बड़े ट्रेडर का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। सो अब पॉइंट आता है सर चेकलिस्ट, बिग क्वेश्चन। इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने चेकलिस्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया था, मैंने टेक्निकल एनालिसिस में। तो चेकलिस्ट क्या है, मैंने एक ट्रेडर होने के नाते आपको क्या क्या चीजें देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, एक टेक्निकल एनालिस्ट होने के नाते, एक अच्छा ट्रेडर होने के नाते आपका क्या क्या ड्यूटी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द स्टॉक शुड फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। स्टॉक ऑलवेज एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न में रहे, तभी आप ट्रेड में आगे बढ़ो। अगर स्टॉक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न नहीं लेता है तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, जेन्युइन चीज बता रहा हूं, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो समझ में ना आए उसमें क्यों ट्रेड करें? अगर आपको कैंडल समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर फालतू में क्यों दिमाग लगा रहे हो? जैसे आप जब ये कैंडल के ऊपर मैंने काफी चर्चा किया आप लोगों के साथ, है ना। जैसे रिसेंटली जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक मारूबोजू नहीं, यहाँ पर एक हरामी फॉर्म हुआ था, यहाँ पर भी एक हरामी बना था, है ना। यहाँ पर भी आपको एक दोजी बना था, ठीक है। उसके बाद मार्केट में एक दोजी के बाद एक मारूबोजू नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, दोजी ही बोलेंगे। अच्छा, आप ट्रेंड में भी आप चेक कर सकते हो, लोअर ट्रेंड में सिर्फ बाइंग जोन ही नहीं, आपको सेलिंग जोन भी चेक करना होता है कि मार्केट में आप देखेंगे, ये देखो एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पर क्या बना सर, एक बियरिश हरामी बन गया, हाँ बियरिश इंगल्फिंग, हाँ सॉरी बियरिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है, बियरिश इंगल्फिंग बन गया। सो आप देखेंगे ना कि टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर आपको ऑलवेज हेल्प करता है, और आप इसके ऊपर डिपेंड करके अपना ट्रेड का जो फेज है कि क्या हो सकता है, आप बार बार आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक आध बार फेलियर हो भी सकते हो, ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं हो सकता। अरे भाई बच्चा चलना सीखेगा तो गिरेगा नहीं, हाँ कोई माँ अपने बच्चे को
माँ तो कभी नहीं चाहते कि बच्चे को चोट लगे, लेकिन सर जो मतलब साहसी माँ होते हैं ना, कुछ माँ होते हैं बहुत डरते हैं, कुछ माँ होते हैं ना बहुत साहसी हैं, जिनका बच्चा आगे जाके फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं, है ना। उनको पता होता है कि बच्चा चलेगा तो गिरेगा, ठीक है, गिरेगा तो चोट भी लगेगा, हाँ चोट लगेगा तो प्यार भी मिलेगा, लेकिन चोट लगने से डरना नहीं चाहिए। जो माँ डर गया कि मेरे बच्चे को चोट ही नहीं लगना चाहिए, वो माँ बच्चे को कभी भी वो लाइफ नहीं दे सकता। सीरियसली बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। या फिर मैं जब भी किसी को देखता हूँ, और जो भी हमारे सोसाइटी में मैं देखता हूँ, उससे देखा कि अगर माँ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, तो बच्चा कभी भी बड़ा कुछ काम नहीं कर सकता। माँ से डिपेंड करता है बच्चा क्या करेगा, जेन्युइन चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ प्यार नहीं करेगा, प्यार ही तो है, माँ का प्यार ही तो है जो बच्चा को बच्चा मतलब एक अच्छा इंसान बनाते हैं। लेकिन प्यार के नाम पे अगर आप इतना प्रोटेक्शन कर देते हो, बच्चा आगे चल ही नहीं पाएगा। वही बात है कि आप अपने मार्केट में इतना ज्यादा चिंता में पड़ जाते हो, इतना प्यार है आपको कि आप रिस्क ही नहीं ले पाते, और आपको हमेशा लॉस का डर होता है, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल बनो। थोड़ा बहुत गिरोगे सर, थोड़ा बहुत गिरोगे, चोट भी लगेगा। जैसे मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम बाईसाइकिल मतलब साइकिल सीख रहा था, तो मेरे घर पे एक लेबर काम करते थे सर, ठीक है। तो हम लोग लेबर नहीं बोलते थे, उनको अंकल ही बोलते थे। तो वो जो लेबर अंकल थे, वो हमारे घर में लेबर ही करता था। तो वो लेबर अंकल जो थे, वो मेरे को ना बोला कि बेटा एक काम कर, मेरे घर में थोड़ा लंबा जगह था, काफी लंबा जगह था, छोटा मोटा एक ग्राउंड बन जाएगा ऐसा जगह था, स्मॉल ग्राउंड हो जाएगा। तो सामने एक पपीता का पेड़ था, जो कम से कम 500 मीटर दूरी में था, ठीक है, 500 में, हाँ 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर दूरी में एक पपीता का पेड़ था। तो मेरे को बोला गया कि तुम साइकिल चलाने के टाइम पे पटेल पे मतलब जो साइकिल का जो पेडल होते हैं उस पे ध्यान मत दो, तुम पेड़ पे ध्यान दो, तुमको पेड़ तक जाना है। सीरियसली ऐसे ही सिखाया था मेरे को। तो वो पपीता का पेड़ जो था, जिसको पेपे गाछ बोलते हैं हम लोग, तो पपीता पेड़ को देखते हुए मैंने साइकिल चलाया, मैं गिरा, बट मैं पहले नहीं गिरा, मैं एकदम पपीते के पेड़ के सामने जाके गिरा। बहुत भयंकर चोट आया था, बट मैं पूरा साइकिल 500 मीटर चलाने के बाद पपीता के पेड़ के सामने जाके गिरा। इससे मुझे जिंदगी में एक सीख मिला है, जो अब आज भी देखता हूँ, कि जब हम लोग अपने टारगेट पे चलते हैं ना, टारगेट अचीव हो जाता है, बट अगर आप टारगेट अचीव से पहले ही डर जाओगे, तब तो मुश्किल है। जैसे मेरा पपीता का पेड़ मेरा टारगेट था, मैं टारगेट में जाके साइकिल से गिर पड़ा, क्योंकि दैट इज माय फर्स्ट टाइम इन साइकिल। अब मैं गिरा, मेरे को चोट भी लगा, लेकिन उसके बाद से मेरे को चोट लगने का डर और कम हो गया। उसके बाद एक पपीता क्या, हजारों पेड़ को मैं टारगेट बना के चलता था, और मेरा गिरने का चांसेस धीरे धीरे कम हो गया। तो ये मेरा साइकिल का एक्सपीरियंस मेरे को बता रहा है, जो मैं बाद में अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस में भी मैं ये चीज होता। आप लोगों का भी अपना एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, मैं तो जस्ट अपना वाला शेयर किया। आप लोग भी अपने जिंदगी में ऐसा अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ भी है, आप अपना वो अच्छा एक्सपीरियंस को याद करो। खराब तो इंसान की जिंदगी में रहती ही है नेगेटिव चीजें, नेगेटिव को याद करके थोड़ी ना आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, नेगेटिव से आपको क्या सीख मिला था, क्या गलती आपने किया था वो देखो, लेकिन पॉजिटिव आपने क्या किया था वो आपको इंस्पायर करेगा। ठीक है, कि गिरने के बाद क्या आपने डर गया, अगर गिरने के बाद आपने फिर से उठ गया, तो मानो कि आपको आगे क्या होगा। तो ये बेसिक सीख है सर, बाकी तो आपको नॉलेज मिल ही रहा है। तो ऐसा मौका मार्केट हमेशा जनरेट करके देता है, ऑलवेज। तो क्या क्या देखना चाहिए, चेकलिस्ट एक बार पढ़ लो। रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस शुड कंफर्म टू द ट्रेड, यानी सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट बेसिकली बाइंग जोन बनाते हैं, रेजिस्टेंस आपको सेलिंग जोन बनाते हैं। स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी अराउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस आपको उस जोन में बनाना चाहिए। लॉन्ग ट्रेड के लिए पैटर्न का जो लो है उसको सपोर्ट बनाओ, शॉर्ट ट्रेड के लिए पैटर्न का जो हाई है उसको सपोर्ट बनाओ। वॉल्यूम कंफर्म होना चाहिए, अबव एवरेज वॉल्यूम बोथ बाई एंड सेल के केस में जिस दिन करोगे। लो वॉल्यूम्स आर नॉट एनकरेजिंग, तो अपने आप को हेजिटेट फील करना ट्रेड लेने के लिए। इंडिकेटर आपके साथ रही, ये चार चार नंबर पॉइंट है। इंडिकेटर शुड कंफर्म, जैसे कि एमएसीडी, जैसे कि वॉल्यूम, मूविंग एवरेज,
EMA, क्रॉसओवर EMA, या फिर आज जैसे पढ़े हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड, इस तरह का, ठीक है। तो इंडिकेटर शुड कंफर्म, स्केल द साइज हायर इफ द कंफर्म। इंडिकेटर ने आपको क्या करना है, अगर आप पहले 100 स्टॉक में ट्रेड ले रहे थे ना, अभी आप 200 कर लो, डबल कर सकते हो, क्योंकि इंडिकेटर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। यही बात है इंडिकेटर का। अगर आपको इंडिकेटर कंफर्म नहीं कर रहे लेकिन बाकी चीज कंफर्म कर रहे हैं, अगर आप 200 में ट्रेड लेने वाले थे या 100 में ट्रेड लेने वाले थे, उससे भी कम कर दो, 50 में ट्रेड लो, क्योंकि बाकी चीज कंफर्म किया बट इंडिकेटर कंफर्म नहीं किया। इंडिकेटर अगर आपके साथ नहीं है तो ट्रेड वॉल्यूम, मतलब आपका जो, मतलब 100 स्टॉक में ट्रेड था या 2 लॉट में ले रहे थे, अब लॉट को कम कर दो या स्टॉक को कम कर दो। अगर दोनों कंफर्म हो गया तो फिर आगे चलो, ठीक है। दिस इज हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, बुलिश हैमर मिला है, रिकॉग्नाइजेबल कैंडल, लो ऑफ द बुलिश हैमर सपोर्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो आपको बाई करना चाहिए। वॉल्यूम अबव एवरेज में है, MACD क्रॉसओवर भी आपके साथ है ना, सिग्नल लाइन आपको मिला है, आगे बढ़ो सर, और क्या, बाई करो। इस तरह से आपको हमेशा देखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली टेक्निकल में क्या क्या चीजें देखना चाहिए और कैसे आप ट्रेडर, एज ए ट्रेडर डे बाय डे सक्सेसफुल बनोगे। मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर का संख्या बहुत कम है सर, इसलिए बोल रहा हूँ कि संभाल के चलो, टाइम दो, संभाल के चलो, टाइम दो, हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही है, कल हम लोग डेरिवेटिव क्लास में मिलते हैं। ओके, गीतिका, पीयूष, संपद, सुमित तथा, ठीक है जी। ओके सर, फिर ओके सर, ओके फिर टाटा, बाय, प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन हाँ की बोल।